अंतर्राष्ट्रीय विधि में हमारा जो अगला विषय है वो रहेगा राज्य उत्तरदायित्व, स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। राज्य उत्तरदायित्व के अर्थ के संदर्भ में हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि भूतकाल में काफ़ी समय पूर्व केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते थे। अतः दोषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के विषय का अध्ययन राज्य उत्तरदायित्व शीर्षक के अंतर्गत किया जाता था। आज ये सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य विषय हैं, परंतु व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ गैर राज्य इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। परंतु सुविधा की दृष्टि से आज भी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व विषय का अध्ययन राज्य उत्तरदायित्व शीर्षक के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जो है एक विषय है, उसका अध्ययन राज्य उत्तरदायित्व शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। अब हम राज्य उत्तरदायित्व के अर्थ की बात करेंगे। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि प्रभुत्व संपन्न शासक का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ये कथन केवल किसी राज्य को उसकी प्रजा के प्रति कार्यों के लिए उचित है। राज्य जब चाहे अपनी राज्य विधि में परिवर्तन लाकर नए कानून बना सकता है और इस प्रकार वह अपने उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन ला सकता है। परंतु एक राज्य की दूसरे राज्य के प्रति दायित्वों की स्थिति कुछ भिन्न है। इसमें एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मतलब आमतौर पे ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि प्रभुत्व संपन्न शासक का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। और ये जो कथन है ये केवल किसी राज्य को उसकी प्रजा के प्रति कार्यों के लिए उचित है। राज्य जब चाहे अपनी राज्य की जो विधि है उसमें परिवर्तन लाकर नए कानून बना सकता है और इस प्रकार वह अपने उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन ला सकता है। परंतु एक राज्य की दूसरे राज्य के प्रति दायित्वों की स्थिति कुछ भिन्न है। उस स्थिति में राज्य का उत्तरदायित्व एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की तरह होता है। अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति राज्य का विधिक उत्तरदायित्व होता है। प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक राज्य युद्ध तथा शांति के संबंध में अपने क्षेत्र तथा लोगों के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकता है, परंतु प्रथा तथा संधि विधि ने इस सिद्धांत पर कुछ परिसीमाएं लगा दी हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राज्य उत्तरदायित्वों के कुछ सिद्धांतों के अनुसार राज्य उत्तरदायित्व के संबंध में भी राज्य के कुछ उत्तरदायित्व हैं। स्टार्क के अनुसार राज्य उत्तरदायित्व के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम उन परिस्थितियों तथा सिद्धांतों से संबंधित हैं जिनमें कि जिस राज्य को क्षति हुई है वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी हो जाता है। राज्य उत्तरदायित्व के संबंध में विधि का अभी तक विकास हो रहा है और संभवतः ये उस स्थिति को प्राप्त कर ले जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन में राज्यों को उत्तरदायी ठहराया जाए। सामान्य रूप से युद्ध के समय राज्य उत्तरदायित्वों को हेग प्रतिज्ञा 1907 के अनुच्छेद 8 में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार यदि एक युद्धरत पक्षकार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा। ये उन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा जो इसकी सशस्त्र फौजों के व्यक्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन ने 1949 में राज्य दायित्व का विषय संहिताकरण के लिए चुना था। इस विषय पर कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कमीशन इस कार्य को 2 चरणों में कर रही है। प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की उत्पत्ति, तथ्य, परिस्थितियां जिनमें दायित्व उत्पन्न होता है आदि। दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिणाम। 1990 में कमीशन ने प्रथम चरण के 35 प्रारूप अनुच्छेद प्रथम पाठ के पश्चात स्वीकार किए थे तथा द्वितीय चरण में 5 प्रारूप अनुच्छेद स्वीकार किए थे। अब बात करें विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनमें राज्यों के उत्तरदायित्व, यानी विभिन्न क्षेत्रों में राज्य उत्तरदायित्व।
सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय अपचार। ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्येक दायित्व का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय अपचार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्येक दायित्व का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय अपचार कहलाता है तथा क्षतिग्रस्त राज्य ऐसे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, परंतु क्षतिपूर्ण समाधान से संबंधित उत्तरदायित्व, बलपूर्वक प्रतिकार या युद्ध से उत्पन्न उत्तरदायित्व इसके अपवाद है। यानी क्षतिपूर्ति समाधान से संबंधित उत्तरदायित्व एक बात, बलपूर्वक प्रतिकार या युद्ध से उत्पन्न उत्तरदायित्व इसके अपवाद है। बाकी क्षतिगत राज्य ऐसे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन द्वारा 1980 में राज्य दायित्व पर प्रस्तुत प्रारूप अनुच्छेदों के अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्य का कोई कृत्य जिससे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन होता है अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य कहलाता है, चाहे उल्लंघन हुए दायित्व का विषय वस्तु कुछ भी हो। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के दो तत्व होते हैं। किसी कृत्य, पहली बात मैं कर रहा हूँ, किसी कृत्य या प्रतिलोप करने का आचरण जिसका अभ्यारोपण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्य को कराया जा सके, और दूसरा उक्त आचरण से राज्य के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन हो। अंतर्राष्ट्रीय अपचार का दोषी कोई भी राज्य हो सकता है, चाहे वह प्रभुत्व संपन्न हो या अप्रभुत्व संपन्न, क्योंकि राज्य विधिक व्यक्ति होते हैं, अतः वे राज्य अध्यक्ष, सरकार के सदस्य तथा अन्य राज्यकृत जो अंतर्राष्ट्रीय उपचार होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के अधिकतर वाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में आते हैं वे राज्यों द्वारा किए गए अपचार से संबंधित होते हैं। अपचार से यहाँ तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कर्तव्य के उस उल्लंघन से है जो पूर्णतः संहिता के उत्तरदायित्व का उल्लंघन नहीं हो। अधिकतर वाद नागरिकों के विदेश जाने पर उनके साथ हुए अपचार से संबंधित होते हैं। कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय अपचारों के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण के अनुसार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं न कि अमूर्त इकाइयों द्वारा, अतः व्यक्ति को ही सजा देकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने न्यूरमबर्ग सिद्धांतों का 1946 में सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया। न्यूरमबर्ग न्यायाधिकरण के अनुसार, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं न कि अमूर्त इकाइयों द्वारा, तय व्यक्तियों को ही सजा देकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। और महासभा ने 1946 में सर्वसम्मति से न्यूरमबर्ग के जो सिद्धांत थे उनका अनुमोदन कर दिया। तभी से अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के प्रत्यक्ष दायित्वों की धारणा का विकास होता गया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन ने न्यूरेमबर्ग सिद्धांतों का अधिकतर सार को 1954 में मनुष्य जाति के विरुद्ध की गई शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता के प्रारूप में सम्मिलित करके स्वीकार किया। इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया कि संहिता में परिभाषित मनुष्य जाति की शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध अपराध अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराध है जिसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार है तथा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संहिता में परिभाषित मनुष्य जाति की शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध अपराध अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराध है जिसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में उक्त अपराधों का उल्लेख किया गया है। इनमें अतिक्रमण या उसकी धमकी के कृत्य, दूसरे राज्य के विरुद्ध समस्त सेनाएं लगाना या उसकी तैयारी, दूसरे राज्य में नागरिक विद्रोह या आतंकवादी कार्यकलाप या उन्हें उत्साहित करना आदि। यानी ये जो अपराध हैं इन अपराधों का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। तो ये एक तरह से हमारा हुआ राज्य उत्तरदायित्व का अर्थ, एक तरह से उसकी परिभाषा हो गई। और इसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में जो राज्य उत्तरदायित्व की हम बात करें उसमें एक हमारा जो पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय अपचार वो हो गया, और जो दूसरा है
विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व, उसका अध्ययन हम आगे के भाग में करेंगे। यानी विभिन्न क्षेत्रों में राज्य उत्तरदायित्व का जो दूसरा है विदेशी व्यक्तियों के कृत्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व, वो हमारा आगे के भाग में रहेगा।